नमस्कार दोस्तों, कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज ऐसे टॉपिक के बारे में हम परिचर्चा करने जा रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही प्रमुख टॉपिक है, जिनसे प्रश्न आने की संभावना परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा होती है। और ये ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज से हम लोग अपने चैनल पर ज्योग्राफी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? तो अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ये रेखा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर या पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची गई हैं। और जो रेखा ग्लोब के बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरती है उस रेखा को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इस रेखा को दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, विषुवत रेखा या इसे हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री के ऊपर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस क्षेत्र को हम लोग उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री अक्षांश के नीचे के क्षेत्र को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर के क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री अक्षांश के नीचे के क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इस गोलार्ध के ऊपर कुल काल्पनिक रेखाओं की संख्या कितनी है? 90। तो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर कुल रेखाएं कितनी हैं? 90। और 0 डिग्री अक्षांश के नीचे भी कुल काल्पनिक रेखाएं कितनी हैं? तो 90। तो इस प्रकार से 90 काल्पनिक रेखाएं नीचे, 90 काल्पनिक रेखाएं ऊपर और कुल एक रेखा कौन सी? मध्यवर्ती। इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं की अगर कुल संख्या ग्लोब पर देखी जाए तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो होती है ग्लोब पर वो कितनी होगी? तो 90 उत्तरी गोलार्ध की, 90 दक्षिणी गोलार्ध की और एक रेखा ऐसी रेखा जो कॉमन रेखा है। तो अक्षांशीय रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 181। अक्षांशीय रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 181 हो गई। ठीक है ना। अब इन 181 रेखाओं में कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही प्रमुख हैं, उनके बारे में पहले जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर की एक काल्पनिक रेखा जो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछी जाती है उस का नाम जो है आपका वो है आपका 23.5 डिग्री। कौन सी? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इस रेखा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इस रेखा को दूसरा कर्क रेखा भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा भी कहा जाता है। उसके बाद अगली काल्पनिक रेखा जो आपकी है वो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। तो आर्कटिक वृत्त क्या है? आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं। और 90 डिग्री को क्या कहते हैं? तो ग्लोब पर 90 डिग्री को हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 3 रेखाएं जिनसे परीक्षा में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ध्यान से देखने पर हमको जो क्वेश्चन
क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग फिर से देख लें एक बार। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आर्कटिक वृत्त और 90 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव गोलार्ध में आएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में पहली रेखा जो आपकी हो गई 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा भी कहते हैं। उसके बाद अगली रेखा है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा। इस रेखा को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो दूसरा इसका नाम है अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। और फिर अगला जो है 90 डिग्री जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिए, देशांत अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जो क्या करती हैं, ग्लोब पृथ्वी पर या ग्लोब पर जो है उसकी जलवायुवीय दशाओं को निर्धारित करती हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है, तो इनकी कुल संख्या 181 है। इन 181 रेखाओं में 6 प्रमुख रेखाएं जो आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उसमें से हमने एक तो आपको बताया 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे 2 अन्य नाम विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके अलावा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कर्क रेखा है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आर्कटिक वृत्त है और 90 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे आप उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में आ जाए तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त और 90 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अक्षांश रेखाओं में सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब पर खींची गई सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर की ओर जाने पर या 0 डिग्री अक्षांश रेखा से नीचे की ओर जाने पर अक्षांशीय रेखाओं की लंबाई क्या होती है, कम होती जाती है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी हो गई, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन सी हो गई, 90 डिग्री अक्षांश रेखा। अब आगे देखते हैं, इसी के आगे देखते हैं हम लोग जो है अक्षांश रेखाओं में आगे के टॉपिक में। तो अभी मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा वो रेखा है जो ग्लोब के बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरती है। इस रेखा को विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा कहते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे क्या कहते हैं, उत्तरी आर्कटिक वृत्त कहते हैं और उसके ऊपर क्या है, उत्तरी ध्रुव है। इसी तरह से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त और फिर उसके बाद दक्षिणी ध्रुव। अब हम लोग सूर्य के प्रकाश को जो है पृथ्वी पर जिस प्रकार से पड़ता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश जो है ग्लोब पर जो है किन 2 रेखाओं के बीच में पड़ता है, तो कर्क और मकर रेखा के बीच में ही लंबवत पूरे वर्ष पड़ता रहता है। ठीक है। और इसी के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात्रि की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च को सूर्य की किरणें लंबवत किस पर पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर। तो 21 मार्च को सूर्य की किरणें जब भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो दोनों गोलार्धों में दिन और रात्रि की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। 21 मार्च के बाद सूर्य किधर उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता है और वो जो है 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत किस पर पड़ती हैं, तो 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती हैं। तो 21 जून को जब सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य का ज्यादा प्रकाश प्राप्त करता है और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य का कम प्रकाश प्राप्त करता है। इसलिए 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का
बड़ा दिन होगा। क्या होगा? सबसे बड़ा दिन। तो जब सबसे बड़ा दिन होगा तो कह सकते हैं क्या होगा? सबसे छोटी रात होगी, सबसे छोटी रात होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 21 जून को जब सूर्य की किरणें लंबवत किस पर पड़ रही हैं? 21 जून को जब सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर पड़ रही हैं तो उत्तरी गोलार्ध में उस दिन सबसे बड़ा दिन होगा और 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात। ठीक इसके विपरीत 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध की अगर कंडीशन देखें तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध का क्या होगा? सबसे छोटा दिन। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होगा? तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन जो होगा वो होगा 21 जून। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा तो इसका मतलब क्या होगा? सबसे बड़ी रात होगी। तो सेम कंडीशन, इस टॉपिक को अच्छे से समझिए क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, तो जब सबसे बड़ा दिन तो सबसे छोटी रात। ठीक, तो सेम ऐसी कंडीशन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? 21 जून को जब यहां पर सबसे छोटा दिन होगा तो क्या होगा? सबसे बड़ी रात होगी। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। 21 जून के बाद सूर्य क्या होगा? फिर से किधर बढ़ना शुरू होगा? भूमध्य रेखा की ओर। और फिर 21 मार्च के बाद 23 सितंबर को, कब? 23 सितंबर को सूर्य की किरणें पुनः लंबवत किस पर पड़ेगी? सूर्य की किरणें पुनः लंबवत पड़ेगी आपकी भूमध्य रेखा पर। तो फिर से दोनों गोलार्धों में दिन और रात्रि की अवधि क्या होगी? बराबर होगी। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात्रि की अवधि क्या हो जाएगी? बराबर होगी। उसके बाद अब सूर्य क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध की ओर अग्रसर होगा और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर, कब? 22 दिसंबर को जो है पीक पोजीशन अर्थात किस पर पड़ेगी सूर्य की किरणें? लंबवत पड़ेगी मकर रेखा पर, मकर रेखा पर। तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत कहां पर पड़ती हैं? मकर रेखा पर पड़ती हैं। इसलिए 22 दिसंबर को क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा। तो जब सबसे बड़ा दिन होगा तो फिर क्या होगा? जब सबसे बड़ा दिन तो सबसे छोटी रात। तो सबसे छोटी रात कब होगी? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात जो होगी वो होगी आपकी दक्षिणी गोलार्ध में कब? 22 दिसंबर को। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध की सबसे छोटी रात कब होगी? 22 दिसंबर को। सेम ऐसे इसका उल्टा क्या होगा? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन अगर पूछा जाएगा तो आंसर क्या करेंगे? उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन जो होगा वो आंसर आप करेंगे 22 दिसंबर। या उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात, तो उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात भी क्या करेंगे आंसर? 22 दिसंबर। याद करें, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात 21 जून। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, तो दक्षिणी गोलार्ध की सबसे छोटी रात 22 दिसंबर। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। अब दो क्वेश्चन और जान लीजिए। 21 जून को और किस नाम से जाना जाता है जो परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है? 21 जून को हम लोग क्या कहते हैं? 21 जून को हम लोग कहते हैं कि हमारे गोलार्ध, क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो 21 जून को हम लोग का क्या है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इतनी चीजें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी। दिन और रात्रि की अवधि बराबर 21 मार्च 23 सितंबर, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे क्या होगी? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, तो मतलब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो फिर से सुन लीजिए, 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात्रि की अवधि दोनों गोलार्ध में बराबर। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो इसका सबसे छोटा दिन। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो इसका सबसे छोटा दिन। तो जब दिन सबसे छोटा तो रात सबसे बड़ी, और जब रात सबसे छोटी तो दिन सबसे बड़ा। ठीक है, यहां पर थोड़ा गलत हो गया था, यहां पर रात होगी, आप लोग अपने में करेक्ट कर लें। यहां पर सेंटेंस में बोला रात था मगर लिख दिया गया था। ठीक है, अब जो है दो चीजें और पूछी जाती परीक्षा में। 21 जून को हम लोग क्या कहते हैं? वसंत विषुवत।
21 जून को। और शरद विषु अगर पूछा जाएगा तो शरद विषु हम लोग कब करेंगे, तो शरद विषु हमारा होता है, शरद विषु जो है वो आपका आंसर क्या होगा। तो वसंत विषु कब होगा, वसंत विषु होगा आपका 21 जून को। और जो है शरद विषु क्या होगा आपका 22 दिसंबर।